नमस्कार आप सभी को दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज भी पूर्व की भांति प्रश्नों की जो संख्या है वो 10 ही प्रश्न है और इन्हीं 10 प्रश्नों के माध्यम से अपने इस सेशन को हम कंप्लीट करने की बात करेंगे, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि पूर्व में प्रत्येक दिन आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जाते थे, प्रत्येक दिन आपको कुछ होमवर्क दिया जाता था। आज भी आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जो आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सभी उपस्थित हो जाएं। और कल के यदि हम बात करें, कल के जो प्रश्न दिए गए थे, होमवर्क दिए गए थे, उनके जवाब की, तो कृतिका राज जी ने जवाब दिया है। साजिद जी ने जवाब नहीं दिया है, इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ पूछा है। रश्मि प्रिया जी और विष्णु कुमार देव जी, तीन लोगों के जवाब आए हैं। विष्णु कुमार देव, कृतिका राज और रश्मि प्रिया, तीन लोगों के जवाब हमें प्राप्त हुए हैं जो कि होमवर्क के तौर पे थे, जो कि वहां पे अभ्यास प्रश्न जो पूछे गए थे उससे जुड़े हुए थे। जिन्होंने नहीं दिया है प्लीज इन्वॉल्वमेंट बनाए रखें, उसी प्रकार से चीजें आपकी बेहतर होंगी। और डेली बेसिस पे आपको जो होमवर्क दिया जाता है उसको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में। नहीं आता है आप हमसे पूछिए, हम अगले दिन बताएंगे। यदि आता है तो उसका जवाब जरूरी है। चलिए, पहला प्रश्न आज का देखते हैं। बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा डिजिटल साथी 4.0 मुहिम प्रारंभ की गई है। मतलब इस मुहिम का एक प्रकार से आप कह लीजिए चौथा चरण है। तो डिजिटल साथी जो मुहिम है, इनमें से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है आपको बताना है। चार यहाँ पे संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। इन चारों में से किसकी बात हो रही है? डिजिटल साथी की बात होती है। डिजिटल साथी 4.0 की बात हो रही है, बताएं। चलिए, जवाब दीजिएगा, इनमें से सही कौन सा होगा। आपको बता दें, इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो याद रखिएगा, इसकी प्रेसिडेंट है रेखा शर्मा। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ही डिजिटल साथी 4.0 मुहिम प्रारंभ की गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। मतलब बोला जा रहा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित राज्य कौन सा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित राज्य कौन सा है आपको बताना है। चार विकल्प यहाँ पर भी हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इन चारों में से आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो किस राज्य में चलाया जा रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव आप कह सकते हो, मुहिम है। इसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पहले आप जवाब दीजिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करना होगा। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन, इसका शुभारंभ जो है हमारे गृह मंत्री ने किया। ठीक है, हमारे गृह मंत्री ने किया। कहां से किया? किबथू एक स्थान पड़ता है, किबथू नामक एक स्थान पड़ता है। कहां पे पड़ता है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के किबथू नामक ग्राम से, किबथू नामक स्थान से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को प्रारंभ किया है। अब क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए है? पहले तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो इसका जवाब होगा जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उन राज्यों के लिए है जो राज्य चीन से सीमा साझा करते हैं। किससे सीमा साझा करते हैं? चीन से, या आप कह लीजिए तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत चीन का ही भाग है। आज की तिथि में हम यही मानते हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि चीन से सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों में जो सीमावर्ती गांव हैं, जो सीमावर्ती गांव हैं, जो दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं, बॉर्डर एरिया में आते हैं, उन गांवों का विकास करना इसका मुहिम है। उन गांवों में अवसंरचना विकास करना, उन गांवों में विद्युत कनेक्टिविटी बेहतर करना, उन गांवों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना, नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना,
कहने का मतलब है कि वो बॉर्डर एरिया वाले जो गांव हैं भारत चीन सीमा पर, उनको विकसित करना है। अभी ये गांव कितने राज्यों में है यदि हम बात करें तो आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आप आओगे तो सिक्किम, सिक्किम के बाद आप आओगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यदि आप आओगे तो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद यदि आप आओगे तो लद्दाख यूटी में। तो ये जो आप कह सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, ये जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जो हैं, इन्हीं 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों में 2967, ये संख्या भी याद रहनी चाहिए, 2967 गांव को जो है वो विकसित करना है, उनका कायाकल्प करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत भारत चीन सीमा पर पड़ने वाले गांवों का विकास करना है, और ऐसे गांवों की संख्या 2967 है। इसमें राज्य कौन कौन से हैं, जिन राज्यों के गांवों का विकास करना है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, यूटी आपका आता है। ठीक है, पहली जानकारी। क्या एक साथ हम इस मुहिम को प्रारंभ कर रहे हैं 2967 गांवों के लिए? जी नहीं, सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं 662 गांव के लिए। पहले चरण में हम 662 गांव का विकास करेंगे, और इन 662 गांव में सबसे ज्यादा गांव कहां के हैं यदि हम बात करें तो इनमें 455 गांव जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आप ऐसा कह सकते हो कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो प्रथम चरण है उसमें सबसे ज्यादा फोकस अरुणाचल प्रदेश पे किया गया है, क्योंकि 662 गांव में 455 गांव जो चिन्हित किए गए हैं वो कहां के चिन्हित किए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश के चिन्हित किए गए हैं, बाकी की अन्य राज्यों के गांव हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने जिलों में, 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में ये मुहिम चलाई जा रही है, तो इसमें जो जिले शामिल हैं ये हैं 19 जिले। 19 जिलों के 2967 गांवों के लिए ये मुहिम चलाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का जवाब है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित पिछले दिनों हमने जानकारी देखी थी। क्या देखी थी? हमने देखा था कि यहाँ पे एक दिबांग नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या देखा था? दिबांग नामक एक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये जो दिबांग नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे हमने देखा था कि दिबांग नामक ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा राज्य सरकार ने एनटीसीए से देने के लिए जो है अनुमति मांगी, मतलब राज्य सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व के रूप में जो है वो नामांकन कर दिया है। अब केंद्र सरकार की एजेंसी के अंतर्गत ये बात है कि इसको अप्रूव होता है या नहीं होता है, लेकिन इसको टाइगर रिजर्व के रूप में ये अधिसूचित करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। तो यदि ये टाइगर रिजर्व बन जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। पहला दिबांग हो जाएगा, दूसरा नामदफा टाइगर रिजर्व, तीसरा कामलोंग टाइगर रिजर्व, और चौथा पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व वही टाइगर रिजर्व है जिस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में आपको हॉर्नबिल पक्षी की बहुतायत संख्या देखने को मिलती है, और यहीं पर एक न्यासी नामक जनजाति रहती है जो इन पक्षियों के संरक्षण में कार्य कर रही है। ठीक है, जब हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था, और इसके 50 वर्ष आप कह सकते हो, 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पे यह भी याद रखना है कि जो अभी टाइगर सेंसस आया था, टाइगर सेंसस जो जारी हुआ था, टाइगर सेंसस में यदि हम बात करें तो बताया गया था कि 3167 बाघ हैं। कितने हैं? 3167 बाघ भारत में हैं। और इसमें यह भी बताया गया था कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर का क्रियान्वयन सबसे बेहतर तरीके से किस टाइगर रिजर्व में किया गया है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व आपको याद रखने की जरूरत है। पेरियार कहां पे? केरल राज्य में आपको देखने को मिलेगा। वहां पे एक नदी के रूप में भी इसको, इस नाम से एक नदी भी है, पेरियार नामक एक नदी भी बहती है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है? चलिए बताइएगा। ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है।
चलिए बताइएगा। 4 देशों के नाम दिए हुए हैं और इन्हीं 4 देशों के नामों के आधार पे आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा। देखो, यह देश वही है जिसने यूएई के जो चांद मिशन था, इनका जो मून मिशन था, याद होना चाहिए आपको, यूएई का जो मून मिशन था इसमें इन्होंने मदद किया था। यूएई का जो मून मिशन था उसमें आप जानते हैं राशिद नामक रोवर भेजा गया था ना, राशिद नामक रोवर भेजा गया था। उसमें इसने मदद प्रदान किया था, इस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मदद प्रदान किया था। तो अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यूएई का जो मून मिशन था उसमें मदद किसने किया था, उसमें मदद किया था जापान ने। ठीक है, जापान ने मदद किया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी एजेंसी थी, उस कंपनी का क्या नाम है, निजी स्पेस एजेंसी है, उसका क्या नाम है जिसने मदद की थी? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है, तो आप बताएंगे उस कंपनी का नाम क्या है जिसने यूएई के चांद मिशन में मदद की थी, ये आपको बताना है। तो मतलब इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जापान। जापान की जब बात करते हैं तो इनकी स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, इनकी मुद्रा का नाम है एन, इनकी संसद को बोलते हैं डाइट। ठीक है, और इसके साथ साथ इनकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो जो इनकी राजधानी है, यदि हम बात करें तो ये होन्शु द्वीप पर विस्तारित है। कहां पे है? होन्शु द्वीप पर आपको ये देखने को मिलती है। आपको पता होगा कि जापान एक द्वीपीय देश है और ये 4 द्वीपों पर विस्तारित है। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम आता है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसू, ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम आता है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। और जापान की दृष्टि से यदि हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण द्वीप इनका कौन सा है, तो ये इनका होन्शु द्वीप है, क्योंकि इनकी राजधानी साथ ही साथ प्रमुख शहर इसी द्वीप पर आपको देखने को मिलेंगे और जनसंख्या की आप कह सकते हो घनत्व भी इस द्वीप पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यह भी याद आना चाहिए कि जब हम बात करते हैं जापान की, तो इनके साथ हम एक सैन्य अभ्यास करते हैं और जिसका नाम है धर्म गार्जियन। धर्म गार्डियन नामक सैन्य अभ्यास हम जापान के साथ करते हैं, यह भी हमें याद रखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में BH1 नामक ब्लैक होल्स की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट ने की है? क्या बोला जा रहा है? BH1 नामक ब्लैक होल्स की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट ने की है, आपको बताना है। आपको बता दें कि 2 खोज की गई है, एक है BH1 और एक है BH2। BH1 और BH2 नामक 2 ब्लैक होल्स की खोज की गई है और ये क्रमशः BH1 और BH2 धरती के सबसे नजदीक ब्लैक होल्स बताए गए हैं। आपको बता दें कि इनकी जो खोज की गई है, गिया नामक एक सैटेलाइट है, GAIA, इस नाम की एक सैटेलाइट है जिसके द्वारा इसकी खोज की गई है। और ये जो सैटेलाइट है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है, ESA की सैटेलाइट है, ये आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात आ रही है तो इनके कुछ मिशन आपको पता होना चाहिए। जैसे इनका एक मिशन था बेपी कोलंबो मिशन। क्या था? बेपी कोलंबो, याद होना चाहिए, काफी पहले मैंने बताया, 6 महीने पहले, साल भर पहले की क्लास में जाएंगे तो याद होना चाहिए। इसके बाद इन विजन, इनका एक दूसरा मिशन था, इन विजन, ये इनका दूसरा मिशन था। इसके बाद एक और मिशन जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बिजिल पूछा जाता है, बिजिल मिशन, बिजिल मिशन, बिजिल मिशन पूछा जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे बेपी कोलंबो मिशन की बात करें तो बुध ग्रह को लेकर के था, इन विजन मिशन की बात करें तो शुक्र ग्रह को लेकर के था, बिजल मिशन की बात करें तो जो सौर तूफान आते हैं, जो सूर्य तप, उसके अध्ययन को लेकर, मतलब सूर्य के वातावरण के अध्ययन को लेकर के एक मिशन था जिसका नाम था बिजिल, सौर तूफान से संबंधित था, ये आपको पता होना चाहिए। और पिछले दिनों मैंने एक मिशन बताया था ज्यूस, JUICE, ये तो आपको याद होगा ना, किस ग्रह को लेकर के था? तो ये आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 2 दिन पहले की क्लास में है,
ये आपका होमवर्क है। इसके बारे में मैक्सिमम जानकारी आपको शेयर करना है, जियो मिशन के बारे में मैक्सिमम जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, क्योंकि जब आप करोगे तो आप जाके एक बार देखोगे, चीजें आपकी रिवाइज होंगी तभी चीजें बेहतर होंगी, याद रखिएगा। क्योंकि यदि आप करंट अफेयर्स में ये सोचते हो कि भैया हम वार्षिकांक लेके पढ़ लेंगे, तो वार्षिकांक लेके कुछ नहीं होने वाला है। 10% भी प्रश्न आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक सतत प्रक्रिया है। यदि आप रेगुलर पढ़ते हो, चीजों को लिंक करके पढ़ते हो, तब जाके आप बेहतर कर पाओगे। रटने वाली प्रक्रिया से आप बहुत बेहतर नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा माइंडसेट अपना चेंज करिए, ठीक है। कि करंट अफेयर्स जैसे सभी विषयों को लेकर चलते हो, उसी प्रकार से इसको भी वेटेज देना है और उसी प्रकार से इसको लेकर के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किस भाषा में भारतीय संविधान का नया संस्करण जारी किया गया? भारतीय संविधान का नया संस्करण जारी किया है किरण रिजिजू ने, तो बोला जा रहा है कि किस भाषा में जारी किया गया है। चलिए बताइएगा, किस भाषा में जारी किया गया है, आपको बताना है। आपको बता दें, ये जो भाषा है, इस भाषा का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ था उसको लिखा था अमीर खुसरो ने। किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, यदि हम इसकी बात करें तो इसको बोलते थे नूह सिफिर। ठीक है, क्या बोलते थे? नूह सिफिर। नूह सिफिर नामक एक ग्रंथ था जो इस भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसको अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ को बोलते हैं, इस भाषा को बोलते हैं डोगरी। तो ये डोगरी भाषा के लिए, डोगरी भाषा में संविधान का नया संस्करण जारी किया गया है। और डोगरी की बात करें तो जम्मू और कश्मीर की जो ऑफिशियल आधिकारिक भाषाएं हैं, उनमें से डोगरी भाषा एक है। डोगरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में से भी एक है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए और पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो बलबन के समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी के भी समकालीन थे। तो बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इन तीनों के समकालीन थे अमीर खुसरो। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इतिहास के संदर्भ में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में किस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली? किस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली है, आपको बताना है। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलने के लिए कुल 3 अलग अलग प्रकार की शर्तें हैं। 3 क्राइटेरिया है, तीनों में से कोई भी पूरा कर लीजिए तो आपको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। पहला है 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हो। मतलब 4 या 4 से अधिक राज्यों में यदि आपको राज्य स्तरीय दल की मान्यता है, तो आप राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो क्राइटेरिया है उसको आप पूरा करते हैं। दूसरा क्या है कि लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध जो मत प्राप्त हुए हैं उसका कम से कम 6% मत आपको प्राप्त हो। और इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटें यदि आप जीत चुके हैं तो भी आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की जो शर्त है उसको पूरा करते हैं। तीसरी बात आती है कम से कम 3 राज्यों में, याद रखिएगा कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% प्राप्त करना। मतलब 3 राज्यों के लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें प्रत्येक में कम से कम 2% सीटें यदि आप प्राप्त कर ले जाते हो तो भी आप राष्ट्रीय दल की जो शर्तें हैं वो आप पूरा करते हो। यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, ये आपको पता होना चाहिए। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल की हैसियत अब रखती है, इसको बताइएगा। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? चलिए बताइएगा। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? अच्छा प्रश्न है। 2022 का ये इंडेक्स आया है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, आपको बता दें इसमें 2 कैटेगरी होती है। एक होती है राज्यों की कैटेगरी, बड़े राज्यों की कैटेगरी,
और एक होती है पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के राज्य और साथ साथ यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी। इस कैटेगरी में यदि हम बात करें नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरी वाले में, तो चंडीगढ़ इसमें टॉप कर रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब राज्यों में हम बात करते हैं तो इसमें कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ दो याद रखना है, राज्यों में कर्नाटक और यूनियन टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चंडीगढ़ टॉप पे रहा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है? चलिए इसको बताइएगा, कितने बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है? देखो, भारत की बात यदि करें हम आज की तिथि में, तो हमारे पास 13 मेजर पोर्ट हैं। ठीक है, 13 मेजर पोर्ट हमारे पास आज की तिथि में हैं, और इन्हीं 13 मेजर पोर्टों में से 3 मेजर पोर्ट, याद रखिएगा, 3 मेजर पोर्ट जो हमारे हैं उनको हम हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। मतलब इसका सही जवाब होगा 3। भारत के 13 मेजर पोर्टों में से 3 पोर्टों को हम विकसित करने जा रहे हैं हाइड्रोजन हब के रूप में। अब इसमें आता कौन कौन से है? पहला आता है पारादीप। ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है ओडिशा में। ठीक है, पारादीप ओडिशा में। दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा पोर्ट हमारा कौन सा है? इसको बोलते हैं बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। क्या बोलते हैं? बीओ चिदम्बरनार, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। और ये कहां पे पड़ता है? बीओ चिदम्बरनार पोर्ट पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट की बात करें तो तीसरा पोर्ट आपका आता है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। याद रखिएगा, दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट या बंदरगाह, ये कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो पारादीप ओडिशा, दीनदयाल पोर्ट गुजरात, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु, इन 3 पोर्टों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे बीओ चिदम्बरनार पोर्ट है, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट को पहले हम तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जानते थे। इसके बाद दीनदयाल पोर्ट है, इसको पहले हम कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे। यह भी याद रखना है, नवीनतम नाम पुराने नाम दोनों याद रखना है, नहीं तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। मान लीजिए तूतीकोरिन कांडला दे देता है विकल्प में, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कांडला यदि हम बात करें तो दीनदयाल पोर्ट का नाम है, बीओ चिदम्बरनार का दूसरा नाम है तूतीकोरिन। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ जब पोर्ट की बात हो रही है, कुछ जानकारी मैं और आपको दे देता हूं। जैसे अभी तक जो हमारे पोर्ट हैं उनमें सिर्फ 10% जो ऊर्जा की आप कह सकते हो पूर्ति होती है वो नवीकरणीय स्रोतों से होती है। कितनी? अधिकतम 10% जो ऊर्जा की इनको जरूरत है वो नवीकरणीय स्रोतों से हम पूरा करते हैं, और 90% आज भी पारंपरिक स्रोतों से हो रही। हमारा एक टारगेट है, भारत सरकार का टारगेट है कि वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक जो पोर्ट है हमारे, जो बंदरगाह हैं, उनकी विद्युत ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसका 60% हमें पूरा करना है नवीकरणीय स्रोतों से। तो ये टारगेट भी आपको याद रखना है। दूसरा एक और टारगेट है, हमारे जो बंदरगाह हैं उनसे कार्बन का इमिशन तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन तो होता है, उसको लेकर के भी हमारा एक टारगेट है। और हम चाहते हैं कि वर्ष 2030 तक जो हमारे पोर्ट हैं जहां से CO2 का इमिशन हो रहा है, CO2 के इमिशन को हम 30% कम कर ले जाएं। तो ये दोनों टारगेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला कि जो हम नवीकरणीय स्रोतों से अभी सिर्फ 10% विद्युत की आपूर्ति करते हैं पोर्टों में, उसको बढ़ाना है 60% तक। कब तक? 2030 तक। और कार्बन इमिशन जो अभी बहुत ज्यादा है उसको 30% तक हमें कम करना है बंदरगाहों से। कब तक? वर्ष 2030 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, बताएं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते होंगे, एक रेट पढ़ते होंगे MMR रेट, जिसको ना समझ में आ जाए
उसको हम बता देते हैं। MMR रेट का मतलब हो गया कि भारत में जब नवजात शिशु जन्म लेते हैं तो 1 लाख, याद रखिएगा, 1 लाख नवजात शिशुओं के जन्म लेने पर कितनी माताओं की मृत्यु होती है, उस दर को बोलते हैं MMR रेट। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की तिथि में यदि हम बात करें तो जो रेट है वो अभी बहुत हाई है, उसको हमें कम करना है। कितना कम करना है उसको लेकर के हमारा एक लक्ष्य है। भारत सरकार चाहती है कि वर्ष 2030 तक जो MMR रेट है इसको हमें 70 से कम लेकर के आना है। कितना करना है? 70 से कम करना। और इसको लेकर के एक डाटा मैंने पुराना आपको शेयर किया है, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2030 तक भारत सरकार चाहती है कि MMR रेट जो है वो 70 से कम हो जाए। मतलब 1 लाख यदि नवजात शिशुओं का जन्म होता है तो 70 से कम माताओं की मृत्यु हो, ये भारत सरकार चाहती है। अभी ये दर जो है वो लगभग 80 या 85 के आसपास है, कुछ राज्यों में ज्यादा भी। ठीक है, तो इसको कम करने की जरूरत है। इस पे भारत सरकार 2030 तक एक आंकड़ा अपना, एक लक्ष्य अपना निर्धारित की है। अब बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल। चले इसको बताइए, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने बर्लिन में आयोजित वर्ल्ड चेस प्रतियोगिता को जीत लिया है? बर्लिन में एक वर्ल्ड चेस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। डी गुकेश, कृष्ण अप्पा गौतम, राजशेखर या धर्मचंद। इनका नाम क्या है? नाम से ही स्पष्ट है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में लगातार आप पढ़ते होंगे। और अपने फील्ड के यदि हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। इसका सही उत्तर है डी गुकेश। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज का जो प्रश्नों की हमारी सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त होती है। ईमानदारी के साथ नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से मुझे नोट्स चाहिए। और डेली बेसिस पे जब आपकी क्लास आज ये समाप्त हो रही है तो इसी दौरान आपको चाहिए कि आप नोट्स बनाकर तुरंत ही उसको सबमिट कर दीजिए टेलीग्राम पे। और जो भी आपसे पूछा गया, जो भी होमवर्क आपको दिए गए हैं इस सेशन के दौरान, उसको अनिवार्य रूप से करिए। जब तक नहीं करोगे तब तक भैया बेहतर कुछ होने वाला करंट अफेयर्स में नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन।